नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपकी डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के एग्ज़ाम अभी रनिंग में है। और फर्स्ट ईयर के पेपर 3 जुलाई को और सेकेंड ईयर के पेपर 4 जुलाई को ख़त्म हो जाएंगे। तो आज अपन लास्ट पेपर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, पेपर नंबर 7, जो केवल सेकेंड ईयर के अंदर आता है। फर्स्ट ईयर में पेपर 6 ही होते हैं। तो 7वें पेपर जो लास्ट है, ये रोजगार कौशल से संबंधित होता है। ये हमारी सामान्य जानकारियों से संबंधित है। यदि देखा जाए तो आप अपने अनुसार भी इस पेपर को आराम से कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पिछली साल इस पेपर को ऐड किया गया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन या ज़्यादा आइडियाज जो हैं वो इसके अंदर नहीं लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको कुछ प्रश्नों का कलेक्शन हमने यहाँ पर किया है। छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादातर आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, अपन चल पढ़ते हैं इनको, और आपको इसके परीक्षा के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहला हमने प्रश्न यहाँ पर लिखा, छोटे प्रश्न हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, कि संचार क्या होता है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे की बातें करना जो होता है वो संचार होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार, सूचना, भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए। मेरे क्या विचार हैं, मेरे अंदर क्या भावनाएं हैं, ठीक है ना, मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे को देना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी संचार कहलाती हैं। अब प्रभावी संचार की विशेषता क्या है? संचार अच्छा, मतलब जो प्रभाव अच्छा हो संचार का, वो उस संचार के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या विशेषताएं। देखिए, एक तो स्पष्टता। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी बता रहे हैं किसी को, वो स्पष्ट होना चाहिए। भाषा उसकी सरल होनी चाहिए। सही समय पर आप उसको मतलब विचार को आदान प्रदान करेंगे। उचित संदेश, वो आपके उस सूचना से, आपके उस विचार से प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक अच्छा संदेश मिलना चाहिए। और एक फीडबैक लेना, आपको उसका फीडबैक भी लेना है कि हमारे संचार के द्वारा, हमारी इन सूचनाओं के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा लोगों को क्या फायदा हुआ। मौखिक और गैर मौखिक संचार में क्या अंतर है? मौखिक बोलकर किया गया संचार, मैं यदि आपको बोल करके मेरे विचारों को आप तक पहुंचाऊं तो ये मौखिक संचार कहलाएगा। गैर मौखिक, मैं इसी को यदि हाव भाव के द्वारा, इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा यदि आप तक पहुंचाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका गैर मौखिक हो जाएगा। मौखिक में शब्द होते हैं, लेकिन गैर मौखिक में शब्द नहीं होते हैं। ठीक है। संचार में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं? बाधा देखिए, भाषा की समस्या। जैसे माना कि आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, आप जिस भाषा में बातें कर रहे हो उस भाषा में सामने वाला उस बात को नहीं समझ पा रहा है, तो ये अपन की भाषा की समस्या भी इसमें आती है। शोर, यदि आपका ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है चारों तरफ, आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में मतलब असहज महसूस कर रहे हैं, तो ये भी समस्या आती है। एक गलत समझ, आप जिस विचार को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं उसकी क्या समझ सही नहीं है, वो गलत समझ रहा है उसको। और एक ध्यान की कमी, काफ़ी बार लोग हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो ध्यान की कमी भी इसमें क्या होती है? बाधा होती है। अब अपन पढ़ेंगे इसमें अगला, श्रवण कौशल का महत्व। सुनने का कौशल जो है उसका महत्व क्या है? कि सही समझ विकसित होती है इससे, जो हमारी समझ है वो सही विकसित होगी, एक गलतियां कम होती हैं और एक बेहतर संवाद बनता है। यदि आपको सुनने का अच्छा कौशल है तो आपसे न गलती होगी, आपका संवाद जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और आपको अंदर सही समझ का विकास होगा। आत्म प्रबंधन कौशल क्या होता है? आत्म प्रबंधन कौशल होता है अपने समय, व्यवहार और कार्य को नियंत्रित करने की क्षमता, आत्म प्रबंधन कहलाती है। अपने समय को, व्यवहार को और कार्यों को यदि हम खुद ही प्रबंधन करें, उनका हम खुद उनको मैनेज करें, मैनेजमेंट उनका हम खुद संभालें, तो वो क्या होता है? आत्म प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन, अब इसमें समय का प्रबंधन, जैसे कार्य समय पर आप पूरा करें, जो कार्य आपको जिस समय के लिए दिया गया है उस समय पर उस कार्य को हम पूरा करें। तनाव कम होता है इससे, इस समय का यदि आप प्रबंधन अच्छी प्रकार से कर दोगे तो आपको चिंता नहीं होगी, तनाव कम हो जाएगा। एक उत्पादकता आपकी बढ़ जाएगी, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तनाव प्रबंधन के तरीके, तनाव प्रबंधन को दूर कैसे कर सकते हैं? जैसे आप योग कर सकते हैं, है ना, ध्यान कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, आपकी सोच को बदल सकते हैं, आप पॉजिटिव सोच लेकर चल सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण क्या है? अपने जीवन या कार्य के उद्देश्य तय करना लक्ष्य निर्धारण कहलाता है। आपको अपने जीवन में क्या करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, तो जो कार्य आपको करना है वो आपका उद्देश्य है।
आत्मानुशासन का क्या महत्व है? आत्मानुशासन से आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी, समय का सही उपयोग हो जाएगा। यदि आप आत्मानुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन आपके पास है, तो आपका समय का सदुपयोग हो जाएगा, जीवन व्यवस्थित रहेगा, आपका जो जीवन है वो पूर्ण रूपेण व्यवस्थित रहेगा। अब अपन आईसीटी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। आईसीटी क्या है? आईसीटी का अर्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग होता है। आईसीटी पहले भी आपने खूब पढ़ चुकी है, आईसीटी के बारे में आप खूब जानते हैं, जिसमें इंटरनेट का, कंप्यूटर का, स्मार्ट बोर्ड का, मतलब डिजिटल तकनीक का प्रयोग होता है, वो आईसीटी होती है। कंप्यूटर का महत्व क्या है? आप इसको एजुकेशन में यूज कर सकते हो, शिक्षा में इसका उपयोग है, कार्यालयों में कार्य करने के लिए, ऑफिस वर्क करने के लिए, डेटा का संग्रह मतलब डेटा को इकट्ठा करने के लिए अपन कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवाएं अपन कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के क्या फायदे हैं? जैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप इंटरनेट के द्वारा, कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन आप इंटरनेट से ले सकते हैं। संचार, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मनोरंजन कर सकते हैं, आप कोई भी गेम वगैरह खेल लिया, कोई भी गाना सुन लिया, या कोई भी और अन्य मनोरंजन भी अपन कर सकते हैं। ई लर्निंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करना ई लर्निंग कहलाता है। आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं ये ई लर्निंग है। जो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करता है, ऑनलाइन पढ़ाई करता है, उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। डिजिटल साक्षरता क्या है? डिजिटल साक्षरता, जैसे पढ़े लिखे जो साक्षर होते हैं वो तो ये कि अपना नाम लिख ले, है ना, पढ़ना लिखना जाने, वो साक्षर होता है। लेकिन यह है डिजिटल साक्षर। तो डिजिटल साक्षर तकनीक का सही उपयोग कर सकता है। यदि आप डिजिटल साक्षर हैं, डिजिटल चीज़ों को जानते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हो। रोजगार के अवसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है इस समय। जानकारी आपकी सुरक्षित रहती है, आप किसी भी प्रकार के कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे उद्यमिता कौशल। उद्यमिता क्या है? अपना व्यवसाय शुरू करना और उसे चलाना उद्यमिता कहलाता है। आपने कोई दुकान खोल ली, आपने उस दुकान को आप चला रहे हैं, ये उद्यमिता है। कोई भी व्यवसाय को ओपन करना और व्यवसाय को चलाना, ये क्या कहलाता है? उद्यमिता कहलाता है। अब सफल उद्यमी के गुण कौन कौन से हैं? जो इस कार्य में सफल हो जाए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? देखिए, नेतृत्व क्षमता, उसकी नेतृत्व क्षमता अच्छी होनी चाहिए, वो पूरे व्यवसाय को मैनेज अच्छे प्रकार से करे। एक जोखिम लेने की क्षमता, यदि उसके व्यवसाय में कोई छोटी मोटी परेशानी आ जाए तो उसको भी सहन करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो अच्छा और सही कर रहा हूँ। एक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि वो डिसीजन अच्छी प्रकार से ले, निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। छोटे व्यवसाय क्या है? छोटे व्यवसाय क्या है? कम पूंजी में शुरू किए गए व्यवसाय छोटे व्यवसाय कहलाते हैं। मतलब बहुत कम पूंजी, आपने 10-20-50 हज़ार रुपये लगा करके एक छोटा सा व्यवसाय ओपन कर लिया, उस व्यवसाय को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम छोटा व्यवसाय कहेंगे। नौकरी और स्वरोजगार में अंतर क्या है? नौकरी जब आप किसी दूसरे के अधीन काम करते हैं, दूसरा आपके ऊपर बॉस होता है, वो नौकरी है। स्वरोजगार क्या है? जिसमें खुद का अपना व्यवसाय हो, अपने व्यवसाय के स्वयं मालिक हैं, अपने बॉस खुद हैं, अपने नौकर खुद हैं, अपना काम खुद करते हैं, सब कुछ खुद होता है, वो स्वरोजगार होता है। व्यवसाय योजना क्या है? व्यवसाय शुरू करने से पहले बनाई गई योजना को बिजनेस प्लान या व्यवसाय योजना कहते हैं। आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप उस बिजनेस से संबंधित जो योजना बना रहे हैं, वो आपका क्या है? वो आपका बिजनेस प्लान है, मतलब व्यवसाय योजना है। अब आप अगला जो अपन इसमें पढ़ेंगे वो रोजगार कौशल के बारे में पढ़ेंगे कि रोजगार कौशल है क्या है। वे कौशल जो नौकरी पाने और काम करने में मदद करते हैं, उसको हम रोजगार कौशल कहते हैं। रोजगार कौशल क्या है? ऐसा कार्य, ऐसा कौशल जो हमको नौकरी लेने में, या हमको किसी भी जगह काम करने में, या खुद का काम करने में जो हमकी हमारी मदद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रोजगार कौशल के नाम से जानते हैं। रिज्यूम क्या है? रिज्यूम, जिसको अपन बायोडाटा बोलते हैं। रिज्यूम एक दस्तावेज है जिसमें शिक्षा, कौशल और अनुभव लिखा होता है। रिज्यूम एक क्या है? डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में हमारे बारे में सब कुछ लिखा रहता है। एक तो हमारा परिचय, हम कौन है, नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, डीओवी क्या है, ठीक है ना, सारी चीज़ हमारी लिखी रहेगी। हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी रहेगी, हमने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, हमको कोई कौशल आता है क्या, स्किल आपको आता है क्या, आपको इस कार्य को करने का अनुभव है क्या, ये सारी चीज़ें हमारी रिज्यूम के अंदर जो है वो लिखी होती हैं। इंटरव्यू की तैयारी,
इंटरव्यू आप जानते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के सबसे पहले तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो जो क्वेश्चन आपसे सामने वाला पूछे उसका आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप उसका आंसर सही प्रकार से दे दें। एक सही ड्रेस, आप अच्छे कपड़े, एक सामान्य कपड़े और अच्छी प्रकार से उनको पहन करके और इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। एक सामान्य प्रश्नों की तैयारी, आपको जटिल प्रश्न नहीं, सामान्य प्रश्नों की तैयारी ज़्यादा करनी चाहिए। एक समय पर पहुंचना, इंटरव्यू में आप बिफोर समय पहुंचेंगे, बिफोर टाइम आपको पहुंचना चाहिए, समय से पहले आपको पहुंचना चाहिए। कार्यस्थल अनुशासन का महत्व क्या होता है? जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आप अनुशासित रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इसका क्या महत्व है? देखिए क्या महत्व है कि काम समय पर होता है। यदि आप डिसिप्लिन में रहते हैं अपने कार्यस्थल पर तो आपका काम सही समय पर हो जाएगा। एक नियमों का पालन होता है। आप यदि काम कार्यस्थल पर डिसिप्लिन में हैं तो आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। यदि आप नियमों का पालन कर रहे हैं, समय से सब काम कर रहे हैं, तो आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। टीम वर्क का महत्व, टीम वर्क का क्या महत्व है? काम जल्दी होता है। एक एक व्यक्ति काम करे, एक समूह पूरा काम करे, टीम बना करके काम करे तो वो काम जल्दी होता है। एक सहयोग की भावना बढ़ जाती है, सहयोग बढ़ता है, एक अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि अपन टीम वर्क करते हैं तो उसका परिणाम भी हमको अच्छा मिलता है। समस्या समाधान कौशल क्या है? समस्या समाधान कौशल समस्याओं को समझकर उनका सही समाधान निकालने की क्षमता को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं। समस्याओं को यदि आपने समझ लिया और उन समस्याओं का उचित समाधान यदि आपने निकाल लिया तो जो क्षमता आपके अंदर है, जिस क्षमता के द्वारा आपने समस्या का समाधान निकाला है वो आपकी क्या कहलाती है? समस्या समाधान कौशल कहलाता है। निर्णय लेने की क्षमता, आपकी निर्णय लेने की क्षमता क्या है? सही और गलत में से उचित विकल्प चुनने की क्षमता निर्णय लेने की क्षमता कहलाती है। आप सही और गलत इन दोनों में से यदि सही विकल्प को चुन लेते हो कि ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है, मुझे सही कार्य को करना है, तो वो आपका क्या कहलाती है? निर्णय लेने की क्षमता कहलाती है। यहाँ पर हमने एक आपको मॉडल पेपर भी तैयार किया है जिसमें हमने पहले छोटे क्वेश्चन जो है लिए यहाँ पर, जो एक एक नंबर के आएंगे। आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। संचार क्या है इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। संचार वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार, सूचना और भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, ये संचार है। ठीक है ना? आईसीटी का पूरा नाम ये अपन को ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये आईसीटी की फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना है अपन को। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है ये अपन ने देख लिया, वहां पर स्वयं प्रबंधन, अपने कार्य, समय और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता। अपने समय को, अपने कार्यों को, अपने व्यवहार को यदि जो व्यक्ति नियंत्रण कर लेता है, अपने आप को नियंत्रित कर लेता है और वो क्षमता उसके अंदर है तो उस क्षमता को हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। रिज्यूम क्या होता है ये हमने ऊपर देख लिया कि रिज्यूम एक दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति शिक्षा, कौशल और अनुभव की जानकारी होती है। एक व्यक्ति की क्या एजुकेशन है, खुद का परिचय भी होता है, अनुभव भी होता है, कौशल भी होता है। उद्यमिता हमने पढ़ ली, अपना व्यवसाय शुरू करना और इसे सफलतापूर्वक चलाना उद्यमिता कहलाता है। टीम वर्क क्या है? एक साथ मिलकर किसी कार्य को करना टीम वर्क कहलाता है। एक से अधिक व्यक्ति उसके अंदर होते हैं जो एक साथ मिलकर के किसी काम को करते हैं तो वो टीम वर्क कहलाता है। लिसनिंग स्किल क्या है? ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता को लिसनिंग स्किल कहते हैं। जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है दूसरे की बात को, उसको हम क्या है? सुनने का कौशल कहते हैं। तनाव क्या है? स्ट्रेस, मानसिक दबाव या चिंता की स्थिति को हम तनाव कहते हैं। यदि किसी के ऊपर मानसिक दबाव है, चिंता में है, तो उसको तनाव कहा जाएगा। इंटरनेट क्या है? ये दुनिया भर के कंप्यूटरों का नेटवर्क है जो जानकारी साझा करता है। दुनिया भर के कंप्यूटरों का क्या है? एक नेटवर्क है जो विभिन्न प्रकार की जानकारियों को हमारे साथ क्या करता है? साझा करता है। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग क्या है? अपने जीवन या कार्य के लिए लक्ष्य तय करना, लक्ष्य निर्धारण करना कहलाता है। यदि आपने अपने जीवन में क्या काम आपको करना है, कौन सा उद्देश्य आपको प्राप्त करना है, यदि आपने ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसका लक्ष्य निर्धारण कहलाता है। यहाँ पर आपको जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। संचार के कितने प्रकार हैं? संचार के प्रकार यहाँ पर आपको आगे जो ऊपर भी हमने पढ़ लिए। मौखिक संचार, मौखिक तरीके से, गैर मौखिक संचार जो इशारे संकेत से, और लिखित संचार जो लिखकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रभावी संचार की विशेषता ये ऊपर आपने पढ़ ली है।
आपका जो संचार है वो स्पष्ट होना चाहिए, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, आपका जो संचार है वो सही समय पर होना चाहिए, और उचित संदेश। आपका जो संचार है वो दूसरों को एक विशेष प्रकार का संकेत देने वाला होना चाहिए। एक प्रतिक्रिया फीडबैक, प्रतिक्रिया फीडबैक, आपके जो संचार किया है, आपने जो भी विचार अपने आदान प्रदान किए हैं उसका फीडबैक भी आपको लेना चाहिए। आईसीटी के उपयोग, आईसीटी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? शिक्षा में किया जाता है, आपको पता है, बैंकिंग में किया जाता है, व्यापार में किया जाता है, ऑनलाइन सेवाओं में किया जाता है, ई लर्निंग में किया जाता है। आपको इन सब के बारे में जानते हैं कि आईसीटी का प्रयोग इनमें कैसे कैसे किया जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या है कि ये भी एक कौशल है जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने समय, कार्य और व्यवहार इनको सबको नियंत्रित करता है, और इसमें समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और तनाव प्रबंधन, ये सब चीज शामिल है। वो लक्ष्य बनाएगा अपना, उसका प्रबंधन करेगा समय का, और तनाव, तनाव का प्रबंधन भी वो उसको करना पड़ेगा। रिज्यूम कैसे बनाते हैं? तो रिज्यूम में जो चीज़ शामिल होती है वो हम उसके अंदर लिखते हैं, आपका रिज्यूम बन जाएगा। जैसे क्या क्या लिखा है आपने, नाम और पता आप लिखेंगे, शिक्षा का विवरण अपन देंगे, अनुभव के बारे में अपन बताएंगे, कौशल के बारे में बताएंगे, और संपर्क जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, तो ये हमारी संपर्क जानकारी के अंदर आती है। तनाव प्रबंधन के तरीके लिखिए, तनाव को कैसे प्रबंधित कर सकते हो आप, तनाव को कैसे कम कर सकते हो? कैसे कम कर सकते हैं? अपन योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आराम से थोड़ी देर के लिए हम संसार की सारी चीज़ों को त्याग करके और बिल्कुल एकाग्र होकर के, एकाग्र मन से, और अपन ध्यान में लीन हो सकते हैं। व्यायाम कर सकते हैं, आपकी सोच बदल सकते हैं। जैसे कोई भी नेगेटिव विचार अपन के दिमाग में आ रहा है जिससे आप तनावग्रस्त हो रहे हैं, तो उस नेगेटिव विचार को हटा करके अपन कोई पॉजिटिव विचार जो है उसके अंदर हमारे दिमाग में रख सकते हैं। समय का प्रबंधन कर सकते हैं, यदि आप टाइम मैनेजमेंट आपका सही रहेगा तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उद्यमी के गुण लिखिए, उद्यमी के गुण, उद्यमी के गुण क्या है? देखिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, ये आपको पता है। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता, वो पूरे को मैनेज कर ले, नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। एक रचनात्मकता, उसको पूरे व्यवसाय के बारे में, उसकी रचना के बारे में, उसकी रचनात्मकता, व्यवसाय का पूरा जो है उसको प्रोसेस पता होना चाहिए। एक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि अब मुझे इस व्यवसाय में आगे क्या करना है, ऐसा निर्णय वो लेने वाला होना चाहिए। यदि वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा तो फिर उसका व्यवसाय सक्सेस नहीं होता है। इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें? इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? आत्मविश्वास बढ़ा के जाएं, अपना आत्मविश्वास आप बढ़ाएं। यदि आपको इंटरव्यू में सफल होना है तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। सामान्य प्रश्नों का अभ्यास करें, छोटे छोटे सामान्य प्रश्नों को पढ़ें। सही ड्रेस पहन के जाएं, आप अच्छी तरीके से सामान्य कपड़े पहनकर अच्छी तरीके से तैयार होकर जाएं, और समय पर पहुंच जाएं। इंटरव्यू में क्या पहुंचे? समय पर पहुंचे। इंटरनेट के फायदे क्या हैं? आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, अनेक प्रकार की जानकारी आप इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। ऑनलाइन शिक्षा आपको इंटरनेट के द्वारा ले सकते हो, दे सकते हो। और संचार, आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा, जैसे आपने कॉल पे बात कर ली, आपने मैसेज के थ्रू बात कर ली, किसी को आपने लिखित में लेटर लिख के भेज दिया। मनोरंजन भी आप इंटरनेट से कर सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो, कोई भी मनोरंजक कहानी सुन सकते हो, मनोरंजक वीडियो देख सकते हो। कार्यस्थल अनुशासन का महत्व लिखिए। कार्यस्थल अनुशासन, कार्य समय पर पूरा होता है। यदि आप कार्यस्थल पर, अपने कार्यस्थल पर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आपका जो कार्य है वो हमेशा समय पर पूरा होगा, ये आपको पता है। कार्य समय पर पूरा होगा, यदि आपकी उत्पादकता बढ़ती है, आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी, अनुशासन बना रहेगा, और एक आप डिसिप्लिन में रहेंगे यदि आप कार्यस्थल पर सही ढंग से रहेंगे तो। और टीम में अच्छा वातावरण रहता है, आपकी जो टीम है वो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो आपका बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा। अब अपन के बड़े क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया कि संचार कौशल को विस्तार से समझाइए, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको विस्तार से आप समझाएंगे। तो संचार एक प्रक्रिया है जिसमें हम संदेश भेजने वाला, प्राप्त करने वाला शामिल होता है। संचार में दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक संदेश भेजता है और एक संदेश प्राप्त करता है, ठीक है।
इसके प्रकार क्या है जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं? मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार। मौखिक संचार में एक व्यक्ति यदि शब्दों के द्वारा बोलकर यदि अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है तो वो मौखिक संचार कहलाता है। गैर मौखिक संचार यदि वो बिना बोले किसी संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा यदि वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है तो वो गैर मौखिक है। और लिखित मतलब लिख करके यदि वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है तो वो लिखित संचार है। महत्व क्या है? इससे विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, मेरे विचार आप तक पहुंच जाएंगे, आपके विचार मुझ तक आ जाएंगे। कार्य में सुधार होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तो हम उसको अपने विचार, अपना गाइडेंस जो है उसको दे करके उसके कार्य को सुधार सकते हैं। ये एक संबंध मजबूत कर रहा, हम यदि किसी से अच्छी बातें करते हैं, हमारा जो संचार है वो लोगों के साथ अच्छा है, तो क्या होगा? उससे हमारे संबंध मजबूत हो जाते हैं। बाधाएं क्या आएंगी इसमें? आपको पता है भाषा की समस्या आएगी सबसे पहले, जो पहले भी अपन ने पढ़ ली है। एक शोर और गलत समझ। भाषा जैसे किसी की समझ में नहीं आ रही है, चारों तरफ बहुत शोर हो रहा है, तो भी हम संचार करने में असमर्थ हो जाएंगे। और गलत समझ, यदि सामने वाला हमारी समझ को गलत समझ रहा है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का महत्व समझाइए। स्वयं प्रबंधन जो होता है, तो इसका अर्थ होता है स्वयं को नियंत्रित करना, खुद को अपने आप पर कंट्रोल रखना। और जो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल रख देगा वो व्यक्ति अपने कार्य में ज़्यादा सफल होता है। अब इसमें शामिल क्या क्या चीज़ होती है? एक तो समय प्रबंधन, मतलब सबसे पहले तो आप अपने कार्य को समय पर करेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ तनाव प्रबंधन, आप किसी भी प्रकार से चिंताग्रस्त नहीं होंगे, चिंताओं से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। लक्ष्य निर्धारण, आप अपना एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। महत्व इसका, सफलता प्राप्त होती है आपको, यदि आप ऐसा करते तो आपको क्या फायदा होगा, क्या महत्व है इसका? आपको सफलता मिलेगी, आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। एक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक आपका जीवन व्यवस्थित होता है, आपका जो जीवन है वो आपका क्या हो जाएगा? व्यवस्थित हो जाएगा। आईसीटी का शिक्षा और रोजगार में महत्व लिखिए। आईसीटी का शिक्षा के अंदर और रोजगार के अंदर क्या महत्व है? आधुनिक तकनीक है ये, जो शिक्षा और रोजगार दोनों में उपयोगी है। शिक्षा में क्या उपयोग है इसका? जैसे आप ऑनलाइन क्लास वगैरह ले सकते हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं। ई लर्निंग, आप इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठकर अपनी कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं। रोजगार में क्या है? आप डेटा का प्रबंधन कर सकते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन का क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अब आप आजकल आपको पता है पूरी सभी कार्यस्थलों पर, सभी ऑफिसों में ज़्यादातर वर्क जो है वो ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं। उद्यमिता क्या है? इसके गुण लिखिए। उद्यमिता क्या है? अपना व्यवसाय शुरू करना। अपना व्यवसाय शुरू करना क्या कहलाता है? उद्यमिता कहलाता है। लेकिन इसमें गुण कौन कौन से होने चाहिए एक उद्यमिता में? नेतृत्व, नेतृत्व क्षमता उसकी अच्छी होनी चाहिए। जोखिम लेने वाला होना चाहिए, यदि कोई जोखिम आ जाए तो वो उसको झेलने वाला होना चाहिए। रचनात्मकता, उसके अंदर व्यवसाय के प्रति पूरी नॉलेज, उसका फाउंडेशन वगैरह बनाना सब आना चाहिए। आत्मविश्वास, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और एक निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए कि यदि कभी उसको किसी चीज़ का निर्णय लेना पड़ा तो वो निर्णय ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, रोजगार कौशल क्या है? समझाइए। वे कौशल जो नौकरी पाने और काम करने में मदद करते हैं। ऐसा कौशल जो हमको नौकरी पाने में मदद करेगा या हमको काम करने में मदद करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? उसको हम रोजगार कौशल के नाम से जानते हैं। इसके मुख्य कौशल क्या हैं? जैसे संचार कौशल, कम्युनिकेशन। आईसीटी कौशल टेक्नोलॉजी वाला है। टीम वर्क, ये ग्रुप वाला है। और समस्या समाधान, सबसे पहले समस्या की पहचान करना और समस्या की पहचान करके उस समस्या का समाधान करना। अब इसके महत्व, नौकरी पाने में आपको मदद मिलेगी इससे, और कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। एक तो नौकरी पाने में आपको मदद मिलेगी और एक आपकी कार्य क्षमता इसके अंदर बढ़ जाती है। अब इसमें हम कुछ बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन जो है वो और यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है कि बैंकिंग की टॉपिक भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बैंक क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भाई बैंक होती क्या है।
चलिए देखते हैं क्या होती है बैंक। बैंक वह संस्था है जो धन जमा करने, निकालने और ऋण देने का काम करती है। 3 काम होते हैं बैंक के। आपका पैसा जमा करेगी, आपको पैसा चाहिएगा तो पैसा निकाल के देगी जमा पैसे में से, और यदि आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है और आपको पैसे की जरूरत है तो वो आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, मतलब आपको ऋण देगी। क्या देगी? आपको ऋण देगी। ठीक है, ये 3 कार्य बैंक के प्रमुख होते हैं। बैंक के प्रमुख काम जो अपन को ऊपर बताए, ये काम आपको कार्य अलग से पूछ सकता है आपसे। धन जमा करना, ऋण लेना, पैसे का लेन देन करना और बचत खातों का संचालन करना। जितने भी खाते, चाहे वो बचत खाता है, चाहे वो चालू खाता है, चाहे वो आपका ओवरड्राफ्ट खाता है, चाहे कैसा भी खाता है, सभी खातों का संचालन करने का काम बैंक का होता है। इसके पैसे का लेन देन करना बैंक का काम होता है, ऋण देना बैंक का काम होता है, पैसा जमा करना। अब अपन को आना चाहिए कि बचत खाता क्या है। हमने अभी पढ़ा था कि बैंक जो होती है वो बचत खातों का क्या करती है? संचालन करती है। तो वही बचत खाता होता क्या है? देखिए, यह एक बैंक खाता है जिसमें लोग अपनी बचत का पैसा जमा करते हैं और जरूरत पर निकाल सकते हैं। बचत खाता क्या है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि लोग जो हैं जिनके पास में छोटी छोटी बचत होती हैं, तो वो छोटी छोटी अपनी बचतों को बैंक में क्या करते हैं? जमा कर देते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है तो उनको क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। ये बचत खाता होता है। ये क्या है? सेविंग अकाउंट। अब अपना अगला है चालू खाता, करेंट अकाउंट। क्या है? यह खाता व्यापारियों के लिए होता है जिसमें बार बार लेन देन किया जा सकता है। ये खाता किसके लिए होता है? बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए होता है। इसमें आप लेन देन कितना भी कर सकते हो। आप इसमें बार बार पैसा जमा कराना, बार बार पैसे निकालना, कितना भी लेन देन आप इसमें कर सकते हो। एटीएम क्या है? एटीएम एक मशीन है जिसमें हम बिना बैंक गए पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम क्या है? एक मशीन है जिसमें हम कभी भी चाहे बैंक मत जाओ, एटीएम में जाओ, एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते हो। एटीएम एक मशीन है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का आप उपयोग कर रहे हैं। जैसे आपका जो भी खाता है बैंक में, बैंक हमको इसके लिए एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड कराती है। एक आपको लॉगिन आईडी देगा बैंक, और एक आपको पासवर्ड देगा। उस दोनों को आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करके अपने खाते का संचालन कर सकते हो, जिसमें हमको सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे खाते से दूसरे को पैसे डालना है, ठीक है ना, आपको कोई बिल वगैरह जमा कराने हैं, आपको कोई चेक बुक मंगवानी है, चेक बुक लेनी है, लोन से संबंधित चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग के अंदर होती हैं। मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग मोबाइल बैंकिंग कहलाता है। इंटरनेट बैंकिंग जो होती है, जो कंप्यूटर पे अपन इंटरनेट के द्वारा लेते हैं। मोबाइल बैंकिंग मोबाइल में चलती है, इसका एक ऐप होता है, इसकी एक एप्लीकेशन होती है बैंक की। उस एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं? अपने आप को, अपने अकाउंट को रजिस्टर्ड करते हैं, और ये जो सारे कार्य जो हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, वो कार्य हम मोबाइल बैंकिंग के से भी संपन्न कर सकते हैं। यूपीआई क्या है? यूपीआई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसमें तुरंत पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। यूपीआई जो अपन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, है ना, ये बहुत सारे जो हैं आजकल यूपीआई आ गए हैं। यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड के द्वारा या मोबाइल नंबर के द्वारा आप इस पर पेमेंट कर सकते हो, किसी से पैसा भेज सकते हो और किसी से पैसा प्राप्त भी कर सकते हो। ये डिजिटल भुगतान के अंदर आता है। अब अपन का ये चेक क्या है? चेक का नाम आपने खूब सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। तो चेक है क्या? चेक क्या है? चेक एक लिखित आदेश होता है जिसके माध्यम से बैंक से पैसा निकाला जा सकता है। लिखित आदेश होता है, एक इतना बड़ा कागज का टुकड़ा होता है, उस पर हम लिख के देते हैं। अकाउंट होल्डर जो होता है लिख के देता है कि इस व्यक्ति को इतना पैसा मेरे अकाउंट से दिया जाए, उस पर वो साइन करके देगा। आप उसको बैंक में लेकर जाइए तो वो पैसा आपको बैंक दे देगी। बैंक का महत्व लिखिए। बैंक का क्या महत्व है? बैंक का महत्व है सुरक्षित धन लेन देन कर, हमारे धन को सुरक्षित रखती है और सुरक्षित रूप से हमारे धन का क्या करती है? लेन देन करती है। एक बचत की सुविधा, बैंक में आपको पता है बचत की सुविधा भी है, आप कोई भी अपनी बचत को बैंक में जमा करा सकते हो। एक ऋण सुविधा, बैंक में अपन को ब्याज पे
ऋण मिल जाता है। ठीक है ना। डिजिटल भुगतान में सहायता, डिजिटल भुगतान जो हम आपस में एक दूसरे को डिजिटल रूप से भुगतान कर रहे हैं फोन पे गूगल पे से, इसमें क्या करती है, इसमें सहायता हमारी कौन करती है, बैंक। बैंक के द्वारा ये सारी चीजें संचालित हो रही हैं। डिजिटल बैंकिंग क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग डिजिटल बैंकिंग कहलाता है। जो आप कंप्यूटर के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा जो आप बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। एटीएम के क्या लाभ हैं, 24 घंटे आप पैसे निकाल सकते हैं, कभी भी जाओ, बैंक बंद हो बैंक चालू हो आप पैसे निकाल सकते हो, छुट्टी हो मत हो। बैंक जाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, आपके आसपास जो भी बैंक का एटीएम है उसमें जाके आप पैसे निकाल लो। और तेज सेवा, बहुत फास्ट, जैसे बैंक में जाएंगे वहां पर भीड़ है, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको कोई पर्ची भर के देनी है, फिर उसको वो मैनेजर वेरीफाई करेगा, ये करेगा। आप एटीएम में गए, सीधा एटीएम लगाया आपने और अपने पैसे निकाल लिए। ऑनलाइन पेमेंट के साधन लिखिए, ऑनलाइन पेमेंट के क्या क्या साधन है, जैसे अपन यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे है, फोन पे है, और जो भी आपको और याद हो वो भी आप लिख सकते हो। बैंक खाता खोलने के लिए क्या आवश्यक है, बैंक खाता, आपको बैंक में एक खाता खुलवाना है तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, एक आपको पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, और कोई भी पहचान पत्र हो, पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए आपको, और एक आपको फॉर्म चाहिए, अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म, खाता खोलने का फॉर्म आपको होना चाहिए आपके पास, उसको आप भरेंगे, उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे, अपना फोटो लगाएंगे और उसको बैंक में जमा करा देंगे। बैंकिंग में आईसीटी का उपयोग लिखिए, बैंकिंग में आईसीटी टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है। देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसके द्वारा होते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो आईसीटी तो जरूरी है। मोबाइल बैंकिंग किससे चलती है, इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से। इंटरनेट बैंकिंग किससे चलती है, वही टेक्नोलॉजी से। डिजिटल पेमेंट किससे चलता है, टेक्नोलॉजी से। तो ये सारा काम जो है आईसीटी का ही तो है। आईसीटी क्या है, आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेट प्रौद्योगिकी के बिना या टेक्नोलॉजी के बिना तो संभव है ही नहीं। ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमने यहाँ पर आपको निकाल के रखे थे, ठीक है ना। लेकिन इस समय मैं आपको थोड़ा सा जो इसके पेपर के जो नोट्स हैं उसमें से जो अपन को जो मॉड्यूल दे रखे हैं उन मॉड्यूल के बारे में भी थोड़ी सी अपन को जानकारी जो है वो मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। उस मॉड्यूल के बारे में भी अपन को जो है वो देखना है। मैं उसमें से अपन के अपन के जो भी उसमें मॉड्यूल है 12, उसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको उसके बारे में दे देता हूँ, क्योंकि ये पेपर आपके लिए नया है और नया पेपर है तो आप मान के चलिए ये आपको भी परेशान कर सकता है और हमें भी परेशान कर सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये हमारा पूरा जो है वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपका क्या है, सिलेबस के अनुसार है। ये किसके अनुसार है भाई, सिलेबस के अनुसार है ये। ठीक है ना। अब अपन इसमें देखिए ये पेपर का नाम है आपका, यहाँ पर अपन सिलेबस को देखेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर क्या क्या है। थोड़ी सी नजर मार के आपको जाना है। यहाँ पर देखिए विविधता एवं समावेशन, यहाँ पर आपको दिया गया है 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6। इसमें अपन को देखो लैंगिक रूढ़िवादिता, जो आप खूब जानते हैं पुरुष महिला में भेदभाव से संबंधित है, ये जो हमारे समाज के अंदर रूढ़ी फैली हुई है, हमारे समाज के अंदर रीति रिवाज ऐसे जो हम पुरुष और महिला में भेद वगैरह करते हैं, ठीक है ना। इसको आप समझना, भेदभाव को कैसे समझोगे, आप समझ गए भेदभाव को। तो लैंगिक समानता है ना, काफी जगह पुरुष और महिलाओं में समानता भी है। कार्यस्थल पर विविधता, आपको पता है कि महिलाओं को अलग कार्य सौंपे जाते हैं, पुरुषों को अलग। महिलाओं को जैसे ऑफिस के अंदर का वर्क दिया जाता है, बाहर फील्ड में पुरुषों को वर्क दिया जाता है। कार्यस्थल पर भी आपको विविधता देखने को मिलती है। कार्यस्थल पर समावेशन भी होता है, सबको समान तरीके से देखा जाता है। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम,
यौन उत्पीड़न उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पीओएसएच वहाँ पर एक जो है एक्ट होता है, वहाँ पर उसकी पूरी सुविधा होती है कि महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न ना हो, महिलाओं पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला जाए जिससे कि उनके कोई परेशानी उनको हो। तो उसके लिए भी वहाँ पर एक क्या है, रोकथाम के लिए एक एक्ट बनाया जाता है। इसमें 8वां मॉड्यूल जो है वो पूरा आपका जो हमने अभी पढ़ा है वित्तीय और कानूनी साक्षरता से संबंधित है। इसमें पैसों का प्रबंधन करने के तरीके, है ना, बैंकिंग की मूल बात, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल लेन देन, मोबाइल बैंकिंग ऐप, ऑनलाइन भुगतान, वेतन, बचत, ऋण और बीमा, कानूनी साक्षरता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपन को पढ़नी है। ये अपन ने खूब अभी पढ़ ली है। बैंकिंग के बारे में, पैसों के प्रबंधन के बारे में पढ़ लिया है, बैंकिंग के बारे में पढ़ लिया है, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन के बारे में मैंने आपको बता दिया। मोबाइल बैंकिंग के ऐप जो है विशेष बैंक के ऐप होते हैं, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं और बैंक के जो लेन देन संबंधी कार्य हैं उनको हम मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान जो भी आपको बता दिए, यूपीआई वगैरह के द्वारा आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। वेतन जो आपको पता है, एक कार्य करने के बदले में हमको एक फिक्स अमाउंट जो एक मंथ में मिलता है उसको हम वेतन कहते हैं। बचत क्या है, जो वेतन मिलता है उसके बाद में जो हम खर्च कर देते हैं उस खर्च को वेतन में से काट देते हैं, जब वो क्या बन जाता है, बचत बन जाती है। ऋण और बीमा आप जानते हैं, जो बैंक से हम उधार पैसा लेते हैं, और बीमा जो आप जानते हैं इंश्योरेंस जो होता है वो हमें किसी बीमारी या हमारे कोई दुर्घटना के लिए क्या है, काम आने वाली चीज़ है। और एक कानूनी साक्षरता, कानून के बारे में भी आपको साक्षर होना चाहिए कि हमारे साथ यदि कोई ऐसा अत्याचार हो, हमारे साथ कोई बुरा कार्य हो, तो हम कानूनी साक्षरता हमारे पास होनी चाहिए जिससे कानून का सहारा हम ले सकें। ये पूरा उद्यमिता के बारे में है। उद्यमिता का परिचय मैंने आपको बता दिया। उद्यमिता कौन होता है, जो व्यापार शुरू करता है, व्यापार को संभालता है, ठीक है ना। स्वरोजगार और उद्यमिता के बीच अंतर मैंने आपको बता दिया। मार्केट स्कैन क्या है, मार्केट स्कैन मतलब मार्केट में जाकर के आपको पता लगाना। मार्केट स्कैन जैसे माना कि आपको एक किराना स्टोर की दुकान खोलनी है, तो सबसे पहले आप किराना स्टोर के मार्केट में जाओ और वहां पर मार्केट को स्कैन करो, मतलब मार्केट में जानो कि किराना स्टोर की दुकान की कितनी ज़रूरत है और कौन कौन से सामान की यहाँ पर ज़रूरत है। मैं जो किराना स्टोर की दुकान खोलूंगा वो यहाँ पर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, उसको हम कहते हैं मार्केट स्कैन करना। ग्राहकों की जरूरतों को समझना, वो मार्केट स्कैन के अंदर सारी चीज आ जाती है। कारोबार का प्रकार चुनना, प्रोडक्ट या सेवा, आपको कारोबार जो करना है उसका प्रकार आपको चुनना पड़ेगा कि मैं कोई उत्पादित वस्तु बेचूंगा या सेवा बेचूंगा। सेवा का मतलब होता है जैसे आपने कंप्यूटर की दुकान खोल ली, आपके पास में कोई व्यक्ति आया, आपने उसका बिल जमा कर दिया, तो ये सेवा के अंदर आता है। लेकिन आपने एक प्रोडक्ट की दुकान खोली, कोई आप साबुन बेचते हैं, व्यक्ति आया, आपको पैसे दिए, आपने साबुन दिया, ये आपकी प्रोडक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। मेरा बिजनेस आइडिया, आप बिजनेस के लिए कोई भी आइडिया आपके दिमाग में है। बिजनेस प्लान बनाना, जो अपन ने पढ़ लिया कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो अपन तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं वो बिजनेस प्लान होता है। मेरे बिजनेस के लिए पिचिंग, बिजनेस के लिए अपन एक आधार बनाएंगे, आधार जिस आधार से बिजनेस को हम आगे बढ़ा सके। ये आपके पूरे 9वें मॉड्यूल के अंदर आएगा। ये और 9वें मॉड्यूल में और भी है, बिजनेस के लिए बुनियादी कानूनी कार्य। आपको बिजनेस के बारे में जो कानूनी कार्य है वो भी आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। 21वीं सदी में मार्केटिंग किस प्रकार होगी, इसमें टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, आपको पता है। मार्केटिंग में सोशल मीडिया वगैरह जो है सारी चीज़ें आ गई हैं। बिजनेस के लिए अकाउंटिंग, आपको पता है अकाउंटिंग टैली वगैरह जो है आ गई हैं। आजकल कारोबार को पहले लिखा पढ़ी करके समझा जाता था, आजकल लोग उसको डिजिटल तरीके से टैली या अकाउंटिंग के माध्यम से उसको डिजिटल रूप में अपना लेन देन रख रहे हैं। बिजनेस के लिए फंडिंग, किसी से फंड लेना, और सफलता और असफलताओं की कहानियों से सीखना। आप किसी भी व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की, जैसे आप कोई किराना की दुकान खोल रहे हैं तो किसी व्यक्ति ने, दूसरे ने किराना की दुकान खोली हो और उसको क्या लाभ हुआ, मतलब उसकी कहानी अच्छी रही या बुरी रही, उससे हम असफलता और सफलता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 10वां मॉड्यूल इसमें जो आएगा वो आएगा कैरियर डेवलपमेंट और लक्ष्य निर्धारण से संबंधित, जिसमें कामकाजी दुनिया का परिचय, कार्यस्थल के वगैरह के बारे में आपको बताना है। आपकी रुचि और क्षमता कितनी है, आपकी कौन सी कार्य में रुचि लगती है, कितनी क्षमता है आपके अंदर काम करने की, वो इसके अंदर अपन को आएगी। कैरियर पार्ट का निर्माण करना, आप कैरियर को किस प्रकार बनाएंगे, लक्ष्य वगैरह निर्धारण किस प्रकार करेंगे। जॉब मार्केट रिसर्च, मार्केट में
आपको क्या करना है, जॉब ढूंढने के लिए आप मार्केट में किस प्रकार से मतलब अपनी जॉब जो है वो खुद सर्च कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। कैरियर के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, आपने अपने भविष्य में कैरियर में आप क्या करना चाहते हैं, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ग्राहक सेवा 11वें मॉड्यूल में आपका आएगा ग्राहक सेवा। जैसे ग्राहक सेवा और रिश्ते बनाना, आपको पता है कोई भी ग्राहक, अपने आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो कोई भी ग्राहक आपके पास आएगा। ग्राहक कौन होता है ये भी आप जानते हैं, जो हमारे यहाँ पर पैसे लेकर आता है और हमसे वस्तु लेकर जाता है या हमारी सेवा लेकर जाता है, तो वो हमारा ग्राहक है। तो ग्राहकों से आप अच्छे रिश्ते किस प्रकार बना सकते हैं, अपना व्यवहार ग्राहक के साथ उचित रख सकते हैं, उसको सही डिस्काउंट दे सकते हैं, उसको सही तरीके से जागरूक करके उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी सही जानकारी दे सकते हैं। ऐसे करके हम ग्राहकों से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। ग्राहकों के प्रकार कैसे होते हैं, ग्राहक आपको पता है कोई ऐसा एक चलता फिरता ग्राहक होता है, एक हमारा परमानेंट स्थायी ग्राहक होता है ना। कुछ ऐसे बहस करने वाले है ना, चिड़चिड़े से ग्राहक होते हैं जो आते हैं और छोटी सी चीज़ के लिए बहुत बड़ी बहस कर लेते हैं। ग्राहकों से संवाद करने की सरल तकनीक, ग्राहकों से आप बात कैसे करेंगे, है ना, आपकी बात करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और सेल पूरी करना, ग्राहक फीडबैक, आप अपनी जितनी भी सेल करना चाहें उस सेल के टारगेट को आप पूरा करो और ग्राहकों से फिर फीडबैक लो कि भाई आपको हमारी सेवाएं या हमारी वस्तुएं, हमारा व्यवहार कैसा लगा। इसके बाद हमारा मॉड्यूल नंबर जो 12 आता है उसमें जॉब और अप्रेंटिसशिप के लिए तैयारी। इसमें अपन को जॉब से संबंधित पूरी चीजें आएंगी। देखो इसमें हमने ज्यादातर पढ़ लिया, सकारात्मक कार्य का वातावरण हमने पढ़ लिया, है ना। इसके अलावा तनाव प्रबंधन हमने पढ़ लिया, रिज्यूम कैसे बनाया जाता है वो हमने पढ़ लिया, इंटरव्यू की तैयारी या इंटरव्यू में हमको क्या क्या करना चाहिए वो हमने पढ़ लिया, इंटरव्यू को समझना, है ना। मॉक इंटरव्यू के बारे में और सुन लीजिए आप। जैसे कोई भी आपका इंटरव्यू है, जहां पर मॉक शब्द लग गया ना वो प्रैक्टिस है, जहां पर मॉक शब्द लग गया वो क्या होती है, प्रैक्टिस। जैसे आपका 10 दिन बाद इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपने पूरी तैयारी कर ली, तो आप किसी भी विशेषज्ञ के पास जाकर के एक मॉक इंटरव्यू बुक करा सकते हैं। मतलब इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना। तो उस अधिकारी के, उस विशेषज्ञ के पास अपन इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ऐसा मान के चलेंगे जैसे माना कि हमारा वास्तविक इंटरव्यू हो रहा है। तो आपको उस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि कुछ आपका उसमें कमी है तो वो कमियां भी दूर आपकी हो जाएंगी, और जब आप वास्तविक ओरिजिनल रूप से इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां आपका इंटरव्यू एक बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, प्रोफेशनल तरीके से आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं, मतलब व्यवसाय की दृष्टि से, ठीक है ना, अपना नेटवर्क, उसको प्रोफेशनल नेटवर्किंग कहते हैं। अस्वीकृति और असफलता का सामना करना, यदि आपको बिजनेस में कहीं पर भी असफलता मिल जाए, कहीं पर भी आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़े, तो उसकी भी आपको उसको सहन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। इंडस्ट्री विजिट, इंडस्ट्री विजिट किसको कहते हैं, जैसे माना कि आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जो बिजनेस पहले चल रहा है किसी का, तो वहां जाकर के आप पूरा जो प्रोसेस है उसको आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी लागत आ रही है, कैसे वर्क करता है, इसकी क्या, इसमें कितने कर्मचारियों की जरूरत है, इसके प्रोडक्ट को बेचने में कोई परेशानी तो नहीं है ना, लोगों के लिए कितने उपयोगी प्रोडक्ट है, ये सारी जानकारी आप इंडस्ट्री में विजिट करके आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री विजिट के बाद चिंतन, अब आपने विजिट तो कर लिया, आपने वहां पर देख लिया, तो घर आकर के एक बार उसका चिंतन करिए। क्या करिए, चिंतन, कि भाई जो मैंने वहां पर देखा है वो कितना सही है ना, मुझे इसमें क्या करना चाहिए, या मुझे इसमें कुछ अपडेट करके चालू करना चाहिए। एल्यूमनाई और एचआर द्वारा गेस्ट लेक्चर, जो वहाँ के जो मालिक होते हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उसके द्वारा अपन गेस्ट लेक्चर, मतलब उनके द्वारा भी हम एक व्याख्यान ले सकते हैं, एक्सप्लेन करवा सकते हैं किसी भी चीज़ को। प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों से परिचय, प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों से भी आप इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, भाई ये नौकरी क्या होती है, कैसे प्राप्त की जाती हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना, आपको यदि माना कि आपने देखा होगा ज़्यादातर आजकल परीक्षाओं के जो फॉर्म है वो सभी ऑनलाइन तरीके से भरे जा रहे हैं, तो ऑनलाइन तरीके से आप नौकरियों के लिए आवेदन करना ये आपको आना चाहिए। अप्रेंटिसशिप के लिए नामांकन, अप्रेंटिसशिप जो होती है उसके लिए नामांकन, अप्रेंटिसशिप होती है ये
आपकी वोकेशनल के अंदर होती है, जैसे आपने आईटीआई वगैरह की है तो आईटीआई आपकी कंप्लीट हो गई, पॉलिटेक्निक किया है वो कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद में आपको एक गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, एक प्रशिक्षण आपको दिया जाता है, उसको हम अप्रेंटिसशिप के नाम से जानते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट अलग से एक फॉर्म में अप्लाई करवाती है, तो उसके लिए आपको नामांकन मतलब रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये आपके जो हैं वो मॉड्यूल 12 तक आपके इसके अंदर हैं। तो भैया ये चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब ये पेपर में इससे संबंधित आप ज़्यादा भले ही नहीं पढ़ें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और इतना सा भी यदि आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये पेपर खराब हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल है, सामान्य पेपर है जिसमें हमारी जानकारी है, हमारी संबंधित जानकारियां हैं, हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जो हमारा वातावरण है चारों तरफ का जो हम देख रहे हैं उससे संबंधित है। ठीक है भैया। तो ये हमारा जो है पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपने हमें बहुत सपोर्ट दिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जैसा भी बन पाया वो हमने आपकी परीक्षा के अंदर हेल्प की, आगे भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। शिक्षा सोपान के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में रीट वगैरह की तैयारी के लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।